नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 अपडेट में। बुलेटिन में आपको देंगे आज की तमाम खबरों की अपडेट। आपको दिखाएंगे कि मंदिर निर्माण के लिए खुद मुस्लिमों ने कहां की है पहल, कहां पर दिखा डीएम का पीटी उषा अवतार और सीएम के किस फैसले से सुलझने वाली है तमाम समस्याएं। यही नहीं, न्यूज 18 अपडेट में है कई और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत रथ यात्रा की खबर के साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राम मंदिर की सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। धर्म सभा और धर्म संसद के बाद अब 1992 वाली तस्वीर देखने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली से रथ यात्रा निकलने जा रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। मंदिर की सियासत ने पकड़ी रफ्तार। धर्म सभा और धर्म संसद के बाद 1992 दोहराने की तैयारी। फिर आई रथ यात्रा की बारी। आज से करीब 25 साल पहले देश में कुछ यही नजारा था। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे कि नारों के साथ आडवाणी की अगुवाई में अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली गई और उस रथ यात्रा ने देश का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया था। अब ऐसे में जब 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो एक बार फिर से राम मंदिर से सियासी माइलेज लेने की तैयारी शुरू हो गई है। धर्म सभा और धर्म संसद के बाद अब आरएसएस भी एक्शन मोड में आ गया है। मोहन भागवत ने 1992 की तरह ही रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। सामान्य जनों की इच्छा है और इसके पहले जिनकी नहीं थी उनकी भी इच्छा है कि जल्दी जल्दी भव्य राम मंदिर बने। अब ये इस आंदोलन का हमारा निर्णायक चरण हो और ऐसा जोर हम लगाए कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद ही जागरण का काम रुके। उसके बाद क्योंकि वहां जाके बनाने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा, बैचेस में जाना पड़ेगा कार सेवकों को, इसलिए तब तक ये जागरण का काम अविरत हमारा चले। इतना एक आह्वान आपके सामने रखता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त कर। आरएसएस पूरे देश में रथ यात्रा के जरिए समर्थन मांगेगा। इस रथ यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की जाएगी। ये रथ यात्रा 1 से 9 दिसंबर के बीच दिल्ली से निकाली जाएगी। रथ यात्रा के जरिए संघ सरकार पर मंदिर के लिए दबाव बनाएगा। इसके लिए संघ ने स्वदेशी जागरण मंच को जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में प्रांत संघ चालक कुलभूषण इसकी शुरुआत करेंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से इसकी शुरुआत की जाएगी। जाहिर तौर पर आरएसएस ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि इस रथ यात्रा के कई सियासी मायने भी अभी से निकाले जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जहां अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश भर में माहौल गर्म है, वहीं उत्तराखंड के मुस्लिम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को जरा आप देखिए। राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर तले कई राज्यों से मुस्लिम 15 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे हैं। उत्तराखंड से 15 बसों में मुस्लिम दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे, जिनमें 2 बसों में मुस्लिम महिलाएं भी दिल्ली जाएंगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला कोऑर्डिनेटर को बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड से हमें जिम्मेदारी मिली है कि यहाँ से हमारी 15 बसें जाएंगी, जिसमें मुस्लिम समाज के व्यक्ति जाएंगे, जिसमें 2 बसें महिलाओं की रहेंगी। उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वहीं कांग्रेस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस आयोजन को ढोंग बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस देश का मुसलमान कानून मानता है और वो राम मंदिर बनाने में कोई रोड़ा नहीं अटका रहे हैं। इसके लिए बसों में लोगों को भरकर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के मुसलमान कहाँ, वो तो कह रहे हैं कानून को मानते हैं हम। इस देश का मुसलमान कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं।
इस देश का मुसलमान कह रहा है कि हम संविधान को मानते हैं। मुसलमान कहाँ है उसमें रोड़ा अटका रहा है? क्या जरूरत है आपको 15 बस और 20 बस और 50 बस मुसलमानों की और बुर्का पहना करके औरतों के ले जाने की कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि मंदिर? किसने रोका है आपको? बीते दिनों अयोध्या में शिवसेना और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये नया प्रयोग कितना कामयाब होगा, ये तो 15 दिसंबर को जंतर मंतर पर नजर आएगा। लेकिन 2 बसों में मुस्लिम महिलाओं और 13 बसों में मुस्लिम पुरुषों को देवभूमि में इकट्ठा करना भी मुस्लिम मंच के लिए बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। गुरुवार को सीएम योगी के बहराइच दौरे के दौरान एक और ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर लोग चौंक गए। डीएम माला श्रीवास्तव का पीटी उषा अवतार दिखा। उनके साथ जिले के पुलिस कप्तान गौरव ग्रोवर और पुयागपुर से विधायक सुभाष त्रिपाठी उनके पीछे भागते हुए कैमरे में कैद हो गए। ये पदक पाने का कोई रेस नहीं, नौकरी बचाए रखने की दौड़ है। अपनी अपनी साख को संभाले रखने का जोश है। तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि इस रेस के किरदारों को जानेंगे तो आप भी पलक झपकाए बिना देखते रहेंगे। रेस की पहली धावक डीएम बहराइच माला श्रीवास्तव, दूसरे धावक गौरव ग्रोवर एसपी बहराइच, तीसरे धावक सुभाष त्रिपाठी एमएलए पुयागपुर। जी हाँ, डीएम साहिबा भी हैं, एसपी साहब भी हैं और तो और धोती कुर्ते वाले जिले के विधायक जी भी हैं। हालांकि विधायक जी की उम्र तो दौड़ लगाने वाली है नहीं, लेकिन रफ्तार में कोई कमी भी नहीं है। अब शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ, आगे आगे कांख में फाइल दबाए अर्दली हाफता काफता दौड़ लगा रहा है। पीछे पीछे पीटी उषा अवतार में जिले की डीएम साहिबा हैं। पैरों में स्पोर्ट्स शू भले ही ना हो, लेकिन बिल्कुल रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने वाले अंदाज में भाग रही है डीएम साहिबा। चेहरे की बेचैनी बयां कर रही है कि खौफजदा हैं। हो भी क्यों ना, जिले के दौरे पर खुद सीएम योगी जो पहुंचे थे। पीछे पीछे एसपी साहब भी खाकी वर्दी में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन सबको पछाड़ने के मूड में दिख रहे हैं धोती कुर्ते वाले विधायक साहब। देखिए कैसे धोती पहनकर भी रेस में धूम मचा रहे हैं। माजरा दरअसल ये हुआ कि सीएम साहब एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे और उनकी कार तूफानी रफ्तार में अपने अगले गंतव्य के लिए निकल पड़ी। प्रोटोकॉल के मुताबिक डीएम साहब, एसपी साहब, विधायक सबको सीएम की आगवानी के लिए मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ये रेस में पिछड़ गए थे। अब करते भी तो क्या, सबने इरादा मजबूत किया, दिमाग की बत्ती जलाई और बेतहाशा दौड़ लगाई। लेकिन ये दौड़ बस अपनी अपनी कार तक की थी। पहुंच गए भगवान जी, कुछ ऐसे ही अंदाज में अपनी अपनी रेस पूरी करने का शुक्र मना रहे होंगे। नौकरी भी न जाने भैया कैसी कैसी नाच नचाती है, खाकी खादी सबको दौड़ लगवाती है। स्वर्ण आभूषणों से खासा लगाव रखने वाले जूना अखाड़े के महंत गोल्डन बाबा अब कुंभ में अपनी चमक बिखेरने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वहां पर वो कह रहे हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। सोना कितना सोना है, सोने में रमता बाबा का मन, सोने से लदा बाबा का तन। बाबा की बाहें हो या हाथ, हाथ की हथेली हो या उंगलियां, सोने की कैद में है। जी हाँ, ये गोल्डन बाबा हैं। कलाई में 27 लाख की रोलेक्स घड़ी, गले में 25 सोने की चेन, 21 लॉकेट, बाहों पर चढ़ी गोल्ड जैकेट। यही पहचान है 56 साल के सुधीर कुमार मक्कड़ उर्फ गोल्डन बाबा की। ये गाय मैंने सोना तो कभी तोला नहीं। ये मेरे सर्वप्रथम इष्ट देवी देवते हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ये सोने में खुश रहते हैं इसलिए ज़्यादा सोना पहनता हूँ। सोना मैं 72-73 से पहन रहा हूँ। जब मात्र मेरे को याद है 260-270 रुपये तोला होता था सोना।
उस टाइम मैं 2-3 तोले पहनता था, 4 तोले। आज मैं किलों के हिसाब से पहनता हूँ। कभी सोचा नहीं था मैं गोल्डन बाबा बनूंगा। ये संतों की, महात्माओं की, गुरु लोगों की क्या मेरे पे कृपा हुई है। कैसे मैं अपने गुरु लोगों के पास पिछले 30-35 साल से आता था, उनके दर्शन करता था। कभी नहीं सोचा था कि इन्हीं का शिष्य बन जाऊंगा, इन्हीं का चेला बन जाऊंगा। तो कैसे कैसे कृपा हुई है मैं ही नहीं समझ पा रहा। इसी इलाहाबाद में बना था चेला और इसी इलाहाबाद में कुंभ किया और फिर दोबारा इसी इलाहाबाद में कुंभ करने आया हूँ। बाबा गाड़ियों के भी शौकीन है। जब गोल्ड से लदकर गोल्डन बाबा का काफिला सड़कों पर निकलता है तो उसमें एक BMW, 3 फॉर्च्यूनर, 2 ऑडी और 2 इनोवा कारें साथ चलती हैं। गोल्डन बाबा 70 के दशक से सोना पहन रहे हैं। वो मानते हैं कि उनके आराध्य सोने से खुश होते हैं, इसलिए अपने शरीर पर 20 किलो सोना उन्होंने लाद रखा है। अब बाबा कुंभ में धुनी रमाने की फिराक में है 20 किलो। और ये जो घड़ी है ये कहाँ से मंगाए हैं, क्या कितनी कीमत की है ये? भाई ये घड़ी है, काम घड़ी होती है। जैसे ये रोलेक्स है, हमारी डायमंड की घड़ी है ये। क्या कीमत रोलेक्स की? हाँ 22-23 लाख रुपए है इसकी कीमत। जूना अखाड़े में महंत बनने से पहले गोल्डन बाबा पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। अचानक वहां से अंतर्ध्यान हुए और अब तन पर 20 किलो सोना लाद कर गोल्डन बाबा अपने चाहने वालों के गुरु बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सीडीओ ने जांच कमेटी बनाई है। एसडीएम सदर संतोष पांडे के नेतृत्व में जांच होगी। माहवारी के दौरान स्कूल न जाने का यह पूरा मामला है। रास्ते में मंदिर न होने से स्कूल नहीं जा पाती छात्राएं। सेल इंटर कॉलेज का यह पूरा मसला यहां पर न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था और यहां पर हमारी खबर का असर हुआ है। सीडीओ ने जांच कमेटी बनाई है। न्यूज़ 18 ने आपको बता दें कि इन तमाम बच्चियों की आवाज बन करके इस मुद्दे को उठाया था और हमारी खबर का सबसे बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों छात्राएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। देवभूमि में देवियों से भेदभाव। पीरियड के दौरान स्कूल नहीं जा पाती हैं छात्राएं। मंदिरों से होकर गुजरता है स्कूल जाने का रास्ता। मुख्य धारा से कोसों दूर नेपाल से सटा है ये इलाका। खुद के साथ हो रहे भेदभाव से आहत है छात्राएं। उत्तराखंड सरकार ने 4 साल पहले सेल में इंटर कॉलेज को स्वीकृति दी तो यहाँ की बच्चियों को लगा कि अब उन्हें पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। इस इंटर कॉलेज में दूर दराज के इलाकों से 80 से ज्यादा छात्राएं अपना भविष्य संवारने आती हैं। लेकिन माहवारी के दौरान इन छात्राओं को अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। इस इलाके में माहवारी के दौरान किसी भी महिला को 7 दिन तक मंदिर के आसपास से गुजरने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ की छात्राओं की मजबूरी ये है कि विद्यालय जाने का रास्ता मंदिरों से होकर ही गुजरता है। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर आस्था, ना चाहते हुए भी इस स्कूल की छात्राओं को साल में 80 से अधिक दिन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। दिल में हमें दर्द होता है कि समाज हमारा ऐसा है, लेकिन हमें उस दर्द को सहना पड़ता है और हमें अलग रास्ते से आना पड़ता है। यही समस्या है कि भेदभाव न किया जाए हर किसी लड़की पर भी। अगर जिस टाइम पीरियड्स का टाइम होता है तो हमें बहुत लंबा रास्ता काटना पड़ता है, मंदिर के रास्ते नहीं आता है। हमारा पूरा गांव कहता है कि अगर पीरियड्स का टाइम है तो मंदिरों से नहीं जाना है, बल्कि सर 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे हफ्ता भर नहीं जाने देते हैं सर हमें इस रास्ते। सेल इंटर कॉलेज को जाने वाले रास्ते में 1 नहीं बल्कि 5 मंदिर आते हैं। ये मंदिर इस इलाके में बसे लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र भी हैं। हालात इस कदर बदतर हैं कि अगर किसी मजबूरी में माहवारी के दौरान छात्राओं को स्कूल आना ही हुआ तो वो काफी लंबे रास्ते से होकर यहाँ पहुँचती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वो क्लासरूम में भी नहीं जाती हैं। जो मंदिर के आसपास 7 दिन तक लगभग बालिकाओं का या महिलाओं का आना वर्जित रखते हैं। ये यहाँ की एक परिपाटी जैसी है और इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वक्त के साथ कई धारणाएं बदली, लोगों के सोचने और जीने के तरीकों में भी बदलाव आया, लेकिन महिलाओं की इस शारीरिक प्रक्रिया को लेकर अभी भी सोच में काफी बदलाव की दरकार है।
ताकि ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का भविष्य प्रभावित न हो। नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में अंधविश्वास इस कदर फैला है कि लोग पीरियड के दौरान अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से परहेज करते हैं। मुख्य धारा से दूर बसे इस इलाके में वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। सरकारी कोशिशों से स्कूल तो खुल गया, लेकिन जागरूकता आना अभी शेष है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। गर्मी और सर्दी में जहां का मौसम लोगों को अपनी ओर खींचता है, उस मसूरी हिल स्टेशन को बसाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का आज जन्मदिन है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मसूरी के संस्थापक कैप्टन फेडरिक यंग का जन्म 30 नवंबर 1786 को हुआ था और आज ही के दिन 1814 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुआ खलिंगा युद्ध भी समाप्त हुआ था। इस युद्ध में कैप्टन यंग ने भी भाग लिया था। इस युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों का मसूरी की ओर आना जाना बढ़ गया था। पहाड़ों की रानी मसूरी का स्थापना वर्ष 1823 माना जाता है। कैप्टन यंग ने मसूरी के मलिंगार में सबसे पहले शूटिंग स्थल बनाया था और उसके बाद उन्होंने अपना घर भी यहीं बनाया था। 1814 में जो अंग्रेजों के साथ गोरखों का युद्ध हुआ था देहरादून में, वो 30 नवंबर 1814 को गोरखों ने सरेंडर किया था। मसूरी शहर की जो स्थापना हम कह सकते हैं वो भी उसी के उपरांत हुई है। जब ये अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गया था तब उन्होंने यहाँ पे इस नगर का विकास किया। और ये भी एक संयोग वर्ष की बात है कि जिस व्यक्ति का नाम मसूरी की स्थापना में आता है वो इस युद्ध में भी शामिल। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज की माने तो मसूरी की जलवायु अंग्रेजों को इंग्लैंड की तरह लगती थी। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए 1827 में मसूरी में एक सैनिटोरियम भी बनाया था। कैप्टन यंग की बसाई नगरी ने तब से लेके आज तक कई बदलाव देखे हैं। यहाँ की जो जलवायु है बिल्कुल इंग्लैंड जैसी है और हमारे सिपाही जो भारत में लड़ाई में घायल हो जाते हैं और वो इंग्लैंड वापस भेजे जाते हैं, उसमें उनके आने जाने में लगभग दो वर्ष लग जाते थे और कई लोग वो आते नहीं थे। उन्होंने कहा यहाँ पे क्यों ना हम मसूरी में एक सैनिटोरियम बनाया जाए। तब और अब की मसूरी की जो बदलाव आया उसमें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमने पढ़ा है किताबों में, जो थोड़ा बहुत इधर उधर से जो हिस्टोरियन से हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली है, तो फेडरिक यंग साहब मसूरी आए थे। इन्होंने यहाँ पे एक शूटिंग बॉक्स एस्टेब्लिश करा था, यहाँ पे आके हंटिंग करते थे और धीरे करते करते ये शहर बस गया और पर्वतों की रानी बन गया। पहाड़ों की रानी मसूरी 195 साल की हो गई है। इस लंबे सफर में इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मसूरी आज पानी, पार्किंग, स्वास्थ्य और ट्रैफिक जैसी कई बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन इस खूबसूरत शहर को संवारने के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। मसूरी से न्यूज 18 के लिए सुनील सिलवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो राज्य के कुमाऊं मंडल में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुलझा सकता है। क्या है ये फैसला, देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के पूर्वी हिस्से की समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मिनी पीएमओ खुलवाया था। इससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर स्टेट्स के लोगों को बहुत मदद मिली। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नैनीताल में सीएम दफ्तर खोलने का आदेश देकर कुमाऊं के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का फैसला लिया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुमाऊं के 4 जिलों की देहरादून और नैनीताल से कुल दूरी कितनी है। पिथौरागढ़ से राजधानी देहरादून की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में करीब 15 घंटे लग जाते हैं। पिथौरागढ़ से नैनीताल की दूरी करीब 180 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। चंपावत से राजधानी देहरादून की दूरी करीब 421 किलोमीटर है। चंपावत से देहरादून पहुंचने में करीब 14 घंटे लग जाते हैं। चंपावत से नैनीताल की दूरी करीब 155 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में मात्र 6 घंटे ही लगते हैं। बागेश्वर से राजधानी देहरादून की दूरी करीब 325 किलोमीटर है। बागेश्वर से देहरादून पहुंचने में करीब 12 घंटे लग जाते हैं। बागेश्वर से नैनीताल की दूरी करीब 135 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में 5 घंटे ही लगते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से राजधानी देहरादून करीब 350 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को तय करने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। अल्मोड़ा से नैनीताल की दूरी सिर्फ 64 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में 2.5 से 3 घंटे ही लगते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला को नैनीताल में खुलने वाले सीएम दफ्तर की जिम्मेदारी सौंपी है। राजीव रौतेला कमिश्नर की जिम्मेदारी के साथ ही सीएम दफ्तर का काम भी देखेंगे।
उम्मीद है सीएम जिस मंशा से नैनीताल में दफ्तर खोल रहे हैं वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा और उपेक्षित पड़े कुमाऊं के लोगों की समस्याओं का समाधान नैनीताल में ही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अर्जेंटीना में पीएम मोदी के दौरे में योग का जलवा देखने को मिला है। शांति के लिए योग के इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। शक्तिमान है, सूर्य शक्ति का स्रोत है, सूर्य को मेरा नमस्कार है और सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों लोगों को पीएम मोदी ने योग के इस तोहफे से रूबरू कराया। पीएम मोदी यहां शांति के लिए योग कार्यक्रम में शरीक हुए और शिव स्रोत के साथ योग का संगीतमय संगम से सराबोर हुए। पीएम मोदी ने योग को तोहफा बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति का दिमाग शांत होगा तो परिवार, समाज, देश और दुनिया में भी शांति कायम रहेगी। स्वास्थ्य, कल्याण और शांति के लिए दुनिया को भारत की ओर से ये खास उपहार है। सर्वे सन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, इस भारतीय दर्शन की यह व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस वर्ष बुएनोस आयरेस में भी योग दिवस पर 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने यहां हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूपी, ट्विटर हैंडल @न्यूज़ 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।